नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम देख रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली थी फ्रेंड्स। क्या कर ली थी, बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले अपन बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक में से क्या बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा शासनकाल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक का जो समय है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वो कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक का काल। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में अपन लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए बोल देते हैं MBT। MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, शॉर्ट में अपन ने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं कि इसके उपनामों की। तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। ठीक है, कौन कौन से उपनाम हैं तो बात कर लेते हैं एक बार। तो उपनामों में हम बात करें तो इसे लोग कहते हैं पागल बादशाह। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पागल बादशाह। इसे अपन कह देते हैं, कई इतिहासकार, सन की रक्त पिपासु। रक्त पिपासु का मतलब होता है खून का प्यासा। ठीक है, रक्त पिपासु। विरोधाभासों का पिटारा, यानी कि कंफ्यूज। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख प्रमुख उपनाम इतिहासकारों ने दिए हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा बात करें इसके मूल नाम की तो इसका मूल नाम था जोना खां। तो जोना खां या जूना खां इसका मूल नाम था। ये तो हमने बात की मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की और उसके उपनामों की। अब बात करते हैं कि उसे विरोधाभासों का पिटारा या सन की या पागल भाषा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? MBT की, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो देखते हैं इसने क्या क्या काम किए, उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी, देखिए राजधानी कहां थी? दिल्ली थी। लेकिन मंगोलों के आक्रमण के भय से या अन्य कारणों से इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की और ये राजधानी कहां ले गया? देवगिरी ले गया। देवगिरी का नाम बदला और इसने इसका नाम रखा फ्रेंड्स दौलताबाद। दौलताबाद। और दौलताबाद आज कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है दौलताबाद? महाराष्ट्र में। देखिए, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो देखिए आप क्या देखेंगे। तो लगभग ऐसा है हमारा भारत आज। तो इसकी मैं बात करना चाह रहा था कि दिल्ली लगभग यहां पर है फ्रेंड्स। ठीक है, दिल्ली लगभग यहां पर है और ये राजधानी ले जाते हैं यहां पर महाराष्ट्र में। क्योंकि भाई मंगोलों का आक्रमण होगा तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश से होगा। तो मंगोल जब यहां आएंगे और यहां इन्हें कोई नहीं मिलेगा तो ये वापस लौट जाएंगे। अब जब ये इतनी दूर यहां गए, दिल्ली से दौलताबाद गए, तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर राजधानी ट्रांसफर होगी तो क्या वहां के लोग भी शिफ्ट होंगे? नहीं होंगे। लेकिन सुल्तान ने आदेश दिया कि आमो खास को यह सूचित किया जाता है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित की जाती है और सभी लोग तैयार रहे, क्योंकि उन सबको भी राजधानी के साथ साथ कहां जाना है? दौलताबाद जाना है, देवगिरी जाना है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आम खास जितने भी लोग थे, उन सब के सबको रवाना कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, दिक्कत गरीब लोगों के क्यों है? क्योंकि अमीर लोग तो कभी घोड़े पर बैठ जाएगा, कभी हाथी पर, कभी ऊंट पर, कभी पालकी में बैठ जाएगा। लेकिन बेचारा गरीब लोग तो क्या करेंगे? अपने सामान को, गठरी को बांधेंगे और बेचारे पैदल ही चलेंगे। ठीक, और इसमें बहुत एक लंबा समय भी लगा। अब आप अपने सामान को तो ले सकते हो, साथ में अपने मवेशियों को भी ले सकते हो, पर क्या पूरा सामान ले जा सकते हैं जो इतने सालों से उन्होंने बसाया हो? क्या उन घरों को, मकानों को ले जा सकते हैं जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बनाए होंगे? लेकिन सुल्तान ने आदेश दे दिया
और उसके बाद ये भी कह दिया कि जो दिल्ली में बचेगा उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। उसके बाद जिस दिन दिल्ली खाली हुई उसके बाद सुल्तान ने अपने सैनिकों को भेजा कि दिल्ली की तलाशी लो, यहां कोई रुका तो नहीं है, कोई बचा तो नहीं, कोई छुपा तो नहीं। तो वहां पर दोस्तों सिर्फ 2 लोग बचे और वो भी उनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा था, बाकी पूरी दिल्ली खाली हो चुकी थी। बर्नी लिखता है कि वहां कुत्ते और बिल्ली भी देखने को नहीं बचे, इस तरीके से दिल्ली नगर उजड़ गया था। खैर अब सब लोग यहां से दौलताबाद देवगिरी पहुंच गए। देखिए देवगिरी या दौलताबाद इतना बड़ा नगर नहीं था कि वो दिल्ली की जनता को डाइजेस्ट कर पाता, तो वहां पर वो लोग सेट नहीं हो पाए। और आपको पता है खाने पीने की चीजें साथ साथ गई, तो साथ साथ चीजें गई, तो उनके साथ अनाज था और अनाज में चारों तरफ चूहे चूहे हो गए। और चूहों के ऊपर एक छोटा सा जीव पाया जाता है पिस्सू, उसकी वजह से प्लेग रोग फैल जाता है, तो वो प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। तो सुल्तान ने फैसला लिया कि हमें तो भैया वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, और दिल्ली से देवगिरी आए और देवगिरी से वापस दौलताबाद। राजधानी पुनः कहां शिफ्ट कर ली, यहां से दिल्ली से पहुंचे देवगिरी और यहां से वापस पुनः दिल्ली। तो राजधानी पुनः किसको बना लिया गया, दिल्ली को बना लिया गया दोस्तों। तो इस आने जाने में बहुत सारा समय, संसाधन, पैसा और कई बड़े बूढ़े खर्च हो गए दोस्तों। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक रक्त पिपासु है, ये लोगों का खून पीना चाहता है। तो एक योजना जो इसने बना, योजना हमने बात कर ली जो इसकी असफल हो गई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी योजना की बात करते हैं, इसकी आगे बढ़ते। देखिए उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ये इसकी दूसरी योजना कह सकते हो आप। कौन पढ़ रहे हैं अपन, एमबीटी चल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी दूसरी योजना की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी योजना क्या थी कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो सांकेतिक का प्रचलन किया यानी कि सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर इसने तांबे की मुद्रा चालू कर दी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार वो मुद्रा कांसे की थी। दुनिया में पहली बार सांकेतिक मुद्रा, इससे पहले भी 2 शासक कर चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से 2 शासक कर चुके हैं, एक कुबले खां जो एक मंगोल था, ठीक है, और दूसरा है गेताखू जो फारसी था, ईरानी था। ठीक है, तो इन दोनों ने दुनिया में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सांकेतिक मुद्रा चला दी इसने। कहते हैं कि सभी लोगों का घर टकसाल हो गया, क्योंकि आपको पता है कांसे या तांबे के तो घरों में कई सारे बर्तन होते हैं, रामजारा, थाली, लोटा, कटोरी। तो लोगों ने उनको ठोक ठोक कर क्या बना लिए, सिक्के बना लिए, और उनको भैया उनसे चीजें खरीदने लग गए। जैसे दुकान पर गए और कहा कि भैया ये कितने टके की है या कितने जीतल की है, तो उसने कहा भैया इतने लगेंगे। वो घर गया, फटाफट बनाया, और भाई सुल्तान सोचता है कि जितने सिक्के उसने जारी किए उससे कई गुना सिक्के बाजार में दुखी हो गया। मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, ईमानदार लोगों की स्थिति विकट हो गई। इसलिए अंततोगत्वा दुखी होकर सांकेतिक मुद्रा को उसने पुनः क्या कर दिया, पुनः समाप्त कर दिया। अब जब इस मुद्रा को समाप्त किया तो लोगों ने विरोध कि हमने इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया, मेहनत क्या थी वो अलग मैटर है, पर मेहनत से इतना पैसा कमाया है और ये पैसा आप बंद कर रहे हो, तो भैया क्या किया जाए। जैसे नोटबंदी हुई हमारे यहाँ भारत में, तो नोटबंदी हुई जब हमारी सरकार ने कहा कि उन नोटों को आप बैंक में जमा करा सकते हो या उन्हें बैंक में जाकर चेंज करवा सकते हो, लेकिन क्या उन नोटों को बंद किया जा सकता था? पूर्ण रूपेण बंद कर देते और जितने उतने ही पड़े रह जाते, यानी कि ना तो आपको बदलने का मौका दिया जाता, ना जमा कराने का। तो क्या उपद्रव नहीं हो जाता, विद्रोह नहीं हो जाता, 100% हो जाता दोस्तों। तो ऐसे ही इसने क्या किया, इसको पूरी तरह बंद कर दिया, जबकि हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया था, इन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया उसको। तो जनता में विरोध हुआ तो इसने कहा कि सांकेतिक मुद्रा के स्थान पर यानी इन तांबे और कांसे के सिक्कों को राजकोष में जमा कराओ और इनकी जगह चांदी के सिक्के ले जाओ। दोस्तों इस सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टके के बराबर। तो ये मान लो ये बहुत सारे
सिक्के ले आए तांबे और कांसे के, और उनकी जगह चांदी के सिक्के ले गए। राजकोष पूरी तरह खाली बन गया और इन तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया। तो सांकेतिक मुद्रा पुनः प्रारंभ की गई और फिर उसके बाद बंद कर दी गई, और फिर उसके बाद क्या किया गया कि ये सिक्के चांदी के सिक्कों से बदल दिए गए, यानी सिक्के बदले गए, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया दोस्तों। तो ये दूसरी योजना भी फेल हो गई है। उसके बाद अगले देखते हैं अपन। देखो, फिर एक अभियान हुआ जिसको अपन कहते हैं कराचिल अभियान। क्या है कराचिल अभियान, बात करते हैं। चल रहा एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका तीसरा अभियान बात कर रहे हैं अपन, वो था कराचिल अभियान। क्या लिखा हूं मैं, कराचिल अभियान। तो कराचिल कहां है, बात करते हैं सबसे पहले। कराचिल स्थान संभवतः है, कहां पर है, हिमालय की तराई में एक स्थान है। तो हिमालय की तराई में एक स्थान है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मौसम का जायदा नहीं लिया और अपनी सेना को कराचिल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। संभवतः हो सकता है कारगिल के आसपास के क्षेत्र को उस समय कराचिल कहा जाता हो। तो कराचिल पर इन्होंने अटैक कर दिया और इसकी सेना ने कराचिल में जीत भी दर्ज की। लेकिन हुआ यूं कि कराचिल में उस समय क्या हुआ, बर्फीला तूफान आ गया। बर्फीला तूफान आ गया। संभवतः इन्होंने अटैक शीत ऋतु में क्या ध्यान नहीं दिया, कराचिल को जीतने के सैनिक आगे बढ़ गए, तो वो प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं कर पाए दोस्तों। तो बर्फीले आक्रमण का तूफान का मतलब हो गया प्राकृतिक आपदा। और इस प्राकृतिक आपदा के कारण दोस्तों इस अभियान में भेजे गए समस्त सैनिक मारे गए। क्या, समस्त सैनिक मारे गए। इस सेना में से केवल ओनली 3 सैनिक जिंदा बचे दोस्तों। तो केवल 3 सैनिक जीवित बचे और इन 3 सैनिकों ने आकर सूचना दी कि हुजूर, हमारे सभी सैनिक बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुके हैं और कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचे, केवल हम इन 3 लोग जिंदा बचकर वापस आए। तो सुल्तान ने कहा कि भाई तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, या तो अब सैनिकों को बचाते या खुद भी मारे जाते। और इन 3 सैनिकों को क्या दे दिया दोस्तों, मृत्यु दंड दे दिया, कोई इनाम या पारितोषिक नहीं दिया है। तो देखा आपने किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं सुल्तान, कौन से सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हिमालय की तराई में स्थित कराचिल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद वहां बर्फीला तूफान आ गया, क्योंकि शीत ऋतु में बिना मौसम का जायजा लिए अपनी सेना को आगे भेज दिया कि कराचिल को फतेह करने के बाद हिमालय के ऊपर चले जाना आप। लेकिन प्राकृतिक आपदा में लगभग सभी सैनिक मारे गए। पूरी सेना जो कि कराचिल अभियान में भेजी गई थी उसमें केवल 3 सैनिक जीवित बचे, जिन्हें भी वापस लौटने पर मृत्युदंड दे दिया गया दोस्तों। तो ये योजना भी सुल्तान की फेल हो गई है। उसके बाद बात करते हैं आगे, इनकी चौथी योजना की बात कर रहे हैं अपन। तो चौथी योजना क्या है, बात करते हैं अपन, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, खुरासान कहां है, बात करते हैं। खुरासान मध्य एशिया में स्थित एक स्थान है दोस्तों। तो मध्य एशिया में स्थित एक स्थान है खुरासान। तो खुरासान को जीतने की योजना बनाई। 3 शासकों ने इन्होंने त्रिगुट बनाया, जिनमें से मुख्य हमारे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं। और इन्होंने जब ये योजना बनाई कि इसको जीता जाना चाहिए, किसको जीता जाना चाहिए, खुरासान को जीता जाना चाहिए, इसके लिए योजना बनाई, पर ये योजना फेल हो गई दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इस योजना को इन्होंने पूरा करने के लिए 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की। कितने सैनिकों की नियुक्ति की, 3,70,000। तो इस अभियान को विजित करने के लिए 3,70,000
नए सैनिक भर्ती किए। क्या 3,70,000 नए सैनिक भर्ती किए और इन नए सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। अग्रिम का मतलब होता है दोस्तों एडवांस। तो इन्हें 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी कि मिडिल ईस्ट या मिडिल एशिया, मध्य एशिया ये लोग जाएंगे तो इतने दिनों पर यात्रा के बाद जाएंगे, कुछ लोग जीवित लौटेंगे, कहीं नहीं भी लौटेंगे तो उनको परिवार को खर्चा चाहिए, तो ये दे दिया। लेकिन आक्रमण से पहले ही मध्य एशिया की स्थिति विकट हो गई दोस्तों, और खुराशीन अभियान इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने जब अभियान कैंसिल कर दिया तो इन 3,70,000 सैनिकों का क्या करेंगे? तो इन लोगों को कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे को क्या करते हैं, भंग करते हैं, लेकिन जो तुम्हें सैलरी दी गई है वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने काट लो और वापस लौटा दो। सैनिकों ने कहा कि भैया हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमें हटाओ, ठीक है लड़वा लो, कहीं और ले चलो, लेकिन हम तो सैलरी नहीं दे सकते भाई साहब, खर्च हो गई हमारे पास। तो जब इन्होंने ये कह दिया तो सुल्तान ने सोचा कि इन्हें रखा जाए, लेकिन रखा जाए तो आपको पता है जब सेना रहेगी तो इसके रहने खाने और सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए इसने ये सैनिक वापस बर्खास्त कर दिए, यानी सेना को भंग कर दिया, सैलरी भी डूब गई और योजना भी असफल हो गई। तो ये योजना भी फेल हो गई दोस्तों, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अब इसके बाद इसने देखा कि राजकोष बिल्कुल खाली हो गया है, अब मैं इसकी 5वीं योजना बता रहा हूं। तो इसने क्या देखा, ये देखता है कि जब राजकोष खाली हो गया है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, राजकोष को बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों पर टैक्स बढ़ा सकता हूं जिन क्षेत्रों पर इनकम अधिक है, और उस समय इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो था एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि भूमि। तो इसने दोआब में कर बढ़ा दिया। दोआब अगर हम बात करें तो गंगा यमुना का उपजाऊ मैदानी भाग, तो गंगा यमुना नदियों का जो उपजाऊ मैदानी भाग था उसमें इसने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया दोस्तों। और यहां का टैक्स बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया, जो अब तक 1/3 था, 33% था, 33.33। तो जब इसने ये टैक्स बढ़ाया तो एक कहावत है, बोला किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही यहां देखने को मिलता है। क्या देखता है कि जिस समय इसने दोआब में कर बढ़ाया उसी साल यहां पर अकाल पड़ गया। क्या हो गया, अकाल पड़ गया दोस्तों। तो अब जब अकाल पड़ गया तो क्या वहां की पब्लिक टैक्स दे पाएगी? नहीं दे पाएगी दोस्तों। यहां की पब्लिक बढ़ा हुआ लगान देना तो दूर की बात है, पुराना तय किया लगान भी नहीं दे सकती, साथ ही साथ इनको अकाल राहत कार्य भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये योजना भी इसकी असफल हो गई। तो हम कह सकते हैं सुल्तान की उपरोक्त सभी योजनाएं असफल हो गई, जबकि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान शासक, लेकिन इसकी तकदीर इसके साथ नहीं थी दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा शासक है, कैसा, जिसने अकाल विभाग की स्थापना की। तो ऐसा प्रथम शासक सल्तनत कालीन, या यूं कह सकते हैं प्रथम सुल्तान, जिसने अकाल संहिता बनाई, यानी अकाल कब कब पढ़ते हैं, कहां कहां पढ़ते हैं, पूरी डिटेल। ठीक है, तो अकाल संहिता पहली बार इसी ने बनवाई। इसके अलावा ऐसा पहला शासक जिसने अकाल राहत कार्य की। ठीक है, इसके अलावा पहला ऐसा शासक जिसने कृषि विभाग की स्थापना की और जिसका नाम रखा दीवान-ए कोही। तो दीवान-ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की इसने।
ये पहला शासक था, सुल्तान था, जिसने क्या किया दोस्तों, जिसने तकाबी नामक ऋण दिए। आज की भाषा में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, वैसे इसने कृषि ऋण दिए, अग्रिम कृषि ऋण दिए, और उनका नाम क्या रखा, तकाबी। तो तकाबी नामक ऋण उपलब्ध कराए, किसने उपलब्ध कराए, मोहम्मद बिन तुगलक ने उपलब्ध कराए। तो देखिए ये कुछ सुधारात्मक कार्य भी इसने किए हैं। इसके अलावा ये सल्तनत काल का ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया। क्या, हिंदू त्योहारों में भाग लिया, और मुख्य रूप से इसका फेवरेट जो त्योहार था वो था होली। तो होली इसका सबसे पसंदीदा त्योहार बन गया था। तो सबसे पसंदीदा त्योहार था इसका दोस्तों होली। तो इसने क्या किया, होली के त्योहार में भाग लिया। तो कई प्रकार के त्योहारों में इसने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कैरेक्टर था। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इसके समय में एक मोरक्को यात्री, किसके समय में बात कर रहे हैं अपन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। कौन था इब्न बतूता, कहां से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है, कहां से आया था, मोरक्को से आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। तो इसे काजी के पद पर नियुक्त किया, और काजी के पद पर नियुक्त किया, और साथ ही साथ इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसका जो पुस्तक है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम रखा इसने रेहला। तो रेहला में समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो क्या लिखा इसने, रेहला नाम से नाटक लिख दिया है भाई, ठीक है। तो इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमणकारी तमाशरीन ने भी आक्रमण किया था। तराम शरीन उसका नाम था। खैर, अब हम सीधी देख रहे हैं एमबीटी की मृत्यु दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु कहां हो गई है, 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है थट्टा में। सिंध के पास में एक स्थान था थट्टा, वहां इसकी मृत्यु हुई है। और इस मृत्यु के बारे में कहा है, किसने कहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है, क्या कहा है, कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्त। दोस्तों तो किसने कहा, बदायूनी ने। पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर का समकालीन है। तो एमबीटी की मृत्यु पर कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतिम दिनों में पब्लिक इससे परेशान हो गई थी, और ये पब्लिक से परेशान हो गया था। खुद मोहम्मद बिन तुगलक के अल्फाज हैं कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और किसी भी दवाई से अभी औषधि से ठीक नहीं हो सकता है दोस्तों। अब हम इसके अलावा देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही पहली बार क्या, पहली बार दक्षिण भारत जीता गया और दक्षिण भारत इसके समय ही आजाद हो गया। तो बात करते हैं अपन मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हुई रियासतें, यानी कौन कौन सी रियासतें दिल्ली सल्तनत से अलग हुई। तो बात करते हैं कौन कौन सी रियासतें थी, उनके नाम देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले बात 1336 में 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया, दक्षिण भारत में है। मध्यकाल का यूं कह सकते हैं कि सबसे वैभवशाली साम्राज्य था विजयनगर, जिसकी राजधानी थी हम्पी दोस्तों। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हो गया एक। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन 1341 में बंगाल स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं 1347 में बहमनी भी दक्षिण में है, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। तो दक्षिण के दो बड़े राज्य हो गए थे, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमुख राज्य इससे अलग हो गए थे दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनता है इसका चचेरा भाई, जिसका नाम है फिरोज तुगलक, या यूं कह सकते हो फिरोज शाह तुगलक। तो अगला शासक अपन देखते हैं फिरोज तुगलक। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है। तो 1351 ईस्वी में यह शासक बना और 1388 88 तक रहा। ठीक है, ये कौन था, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, इसके पिता का नाम रज्जब था और इसकी माता एक हिंदू थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी हमने पर्सनल डिटेल्स देख ली है। अब बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, इसे सल्तनत काल का निरंकुश कल्याणकारी शासक कहते हैं। तो कैसा शासक कहते हैं इसको? निरंकुश कल्याणकारी। अभी हम बात करेंगे इसने जो योजनाएं बनाई उसके अनुसार। तो निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान इसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही धर्मांध था और कट्टर था। धर्मांध है वह, कट्टर है। इसे औरंगजेब का लोग अग्रगामी कहते हैं। इससे कुछ लोग सल्तनत काल का अकबर भी कह देते हैं, क्योंकि इसने कई सुधार किए थे। सहिष्णुता की वजह से तो नहीं कहते हैं, कट्टरता की वजह से तो इसको औरंगजेब का अग्रगामी कह दिया जाता है। पर चूंकि इसने कुछ सुधार किए थे, इसलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कह देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बारे में अपन। फिरोज तुगलक ही चल रहा है, तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देते हैं। क्या क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें से, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले जो जजिया कर था भारत में पहली बार हम जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, गैर मुसलमानों पर लगाया था। लेकिन इसने उसका एरिया बढ़ा दिया दोस्तों, क्राइटेरिया। अब तक जो जजिया कर था वो उन पर लगा था जो रोजगार संपन्न लोग थे, लेकिन इसने सभी पर लगा दिया। यानी कि गैर इस्लाम धर्मावलंबी जो कोई भी है, चाहे वो ब्राह्मण है, महिला है, बच्चा है, किसी भी प्रकार से है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो इसने सर्वप्रथम
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इससे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों से तात्पर्य यहां उन लोगों से है जो धार्मिक अनुष्ठान आदि करके अपना जीवन यापन करते थे, तो उन सभी पर इसने कर लगा दिया है, जजिया कर। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अब इसने जो कर थे, अपने टैक्स थे, अब इसके कार्यों की बात कर रहे हैं कि इसके क्या क्या कार्य थे। तो पहला कार्य तो अपन ने बात कर ली कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया, ये कट्टर मुसलमान था, हमने बात कर ली, इसलिए इसने इस्लामिक शरीयत के अनुसार जो कर थे वही कर लगाए, बाकी सभी कर इसने समाप्त कर दिए। तो इसने मुख्यतः 4 प्रकार के कर लगाए। कौन कौन से थे वो 4 प्रकार के कर, बात कर लेते हैं अपन। एक लगाया इसने जजिया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक गैर धार्मिक कर था। तो ये गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। और कैसा है ये गैर धार्मिक है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे क्यों सर, ये तो धार्मिक हो सकता है, धर्म के नाम पर लिया जा रहा है। देखो, धार्मिक कर उस कर को कहते हैं जो धर्म के नाम पर लिया जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी धर्म के हैं, इसलिए आप टैक्स दीजिए, इतना रुपया दीजिए, ठीक है। और जो जमा पैसा है वो उसी धर्म के उत्थान के लिए खर्च किया जाए, चाहे उस धर्म के गरीबों को दान में दिया जाए, चाहे उस धर्म के रिलेटेड कोई हॉली प्लेसेस यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि बनाया जाए। लेकिन अगर पैसा लिया तो धर्म के नाम से जा रहा है, जैसे जजिया लिया जा रहा था कि आप मुस्लिम नहीं है इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, पर वो खर्च उस लिए नहीं किया जाता था जिस धर्म से लिया जा रहा था, ये अपने निजी या अन्य खर्चों में खर्च किया जाता था, इसलिए धार्मिक कर नहीं है। हाँ, अगर ये इसीलिए लिया जाता कि आप मुस्लिम नहीं है और जो गैर मुस्लिम प्रजा है उसी पर खर्च होता, तो ये नो डाउट धार्मिक कर होता, ठीक है। तो इसलिए जजिया गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था और गैर धार्मिक कर था, क्लियर है। उसके बाद में एक ज़कात, ज़कात ये मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो इनकी आय का 40वां हिस्सा था, मतलब 1/40, ठीक है। तो 40वां हिस्सा था, तो वो लिया जाता था, ठीक है। फिर एक खराज, खराज भू राजस्व था जो सभी से लिया जाता था, आय का मुख्य स्रोत। और उसके अलावा खुम्स, जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाता था, दूसरी रियासतों पर, राज्यों पर, देशों, वहां से लूटा जाता था, तो लूट का माल खुम्स कहलाता था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः कर लगाए, बाकी करों को समाप्त कर दिया। चलिए अब इसके कार्यों में हम और कार्य देखते हैं। तो किसके कार्य देख रहे हैं अपन, फिरोज तुगलक के। तो फिरोज तुगलक की बात कर रहा हूं मैं। तो फिरोज तुगलक के कार्यों में अगले कार्य क्या है, सल्तनत काल में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें किसने बनाई, तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन प्रश्न आता है सबसे ज्यादा नहरें किसने बनाई, तो सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अब जब इन नहरों का बनाया, तो अब अपन जानते हैं जिस प्रकार से आज अच्छी सड़क पर अगर हम चलते हैं तो उसके लिए हमें टोल टैक्स देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, इस नहरों से जो सिंचाई करेगा उससे एक नया कर लिया जाएगा, यानी नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र पर कर लगाया। तो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र पर जो कर लगाया, उस कर का नाम था हक ए शार्ब या हक ए शार्ब। तो हक ए शार्ब या हक ए शर्ब कह सकते हो, और अगर मैं संक्षेप में लिखूं तो इसको सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंचाई कर।
ठीक है, तो एक नया कर इसने लगा दिया जो अब तक नहीं लगा हुआ रहता था। एक मिनट पानी भी लेते हैं अपन। अब देखिए इस प्रकार का इसने नया टैक्स लगा दिया। इसके अलावा इसने और क्या क्या कार्य किए हैं बात करते हैं अपन। देखिए फिरोज तुगलक ने पहली बार राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई। क्या करवाई? वार्षिक आय की गणना करवाई कि राज्य की वार्षिक आय कितनी है, लगभग कितनी है दोस्तों। तो आय का जो ब्यौरा तैयार किया उस व्यक्ति का नाम था हिसामुद्दीन जुनैदी। तो वार्षिक आय का ब्यौरा किसने किया या उसकी गणना किसने की? तो उसका नाम था, क्या नाम था? हिसामुद्दीन जुनैदी। तो इस जुनैदी ने कहा कि उस समय सुल्तान की वार्षिक आय या राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टका थी। तो वार्षिक आय कितनी थी? 6 करोड़ 85 लाख टका थी। ये गणना किसने की है? हिसामुद्दीन जुनैदी ने की। और हिसामुद्दीन जुनैदी कहता है कि वार्षिक आय कितनी थी? 6 करोड़ 85 लाख थी दोस्तों। इसने आय बढ़ाने के लिए पहली बार, सुल्तान ने आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों में पहली बार, ये पहला शासक है जिसने बगीचे लगवाए। और जानते हो दोस्तों इसने कितने बगीचे लगवाए? लगभग फलों के 1200 बगीचे लगवाए। 1200 बगीचे लगवा दिए इसने, ठीक है। इसके अलावा इसने उत्पादन बढ़ाने के भी कार्य किए, ठीक है। चलिए, तो 1200 बगीचे लगवा दिए। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, इसने अनेक नगर बसाए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिरोज तुगलक की। तो इन्होंने क्या किया? अनेक नगर बसाए, जिनमें से प्रमुख प्रमुख बात करते हैं। हालांकि समकालीन विद्वान कहते हैं कि इन्होंने लगभग 300 नगर बसाए थे, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, लेकिन फिर भी जो प्रमुख प्रमुख नगर थे उनकी बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से थे वो पहले पहले नजर। तो एक तो है हिसार। हिसार इसने अपने चचेरे भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया जौनपुर। उसके अलावा इन्होंने बसाया है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद आदि नगर बसाए। और इनमें से सबसे फेमस है फिरोज शाह कोटला। यह वर्तमान में दिल्ली में अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, जिसे उस समय के हिसाब से इतिहासकारों ने नाम दिया है पांचवी दिल्ली। क्या कहते हैं इतिहास? फिरोज शाह कोटला को पांचवी दिल्ली कहते हैं। और इसके नाम से खेल का मैदान भी बनवाया, स्टेडियम। तो ये निर्माण कार्य कौन करा रहा है? फिरोज शाह तुगलक करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दास रखने का अत्यधिक शौक था। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इसके समय दासों की संख्या कितनी थी। तो फिरोज तुगलक के निजी दासों की संख्या थी 1,80,000। 1,80,000 दास थे। इसलिए दासों के रखरखाव के लिए इसने एक नया विभाग खोला, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो पहली बार दीवान बंदगान या दासों विभाग की स्थापना किसने की? तो वो फिरोज शाह तुगलक है।
इसके अतिरिक्त इसने अगर विभागों की बात करें तो और कौन कौन से विभाग खोलिए तो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली दीवान बंदगान की, गुलामों के लिए। फिर है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था? खैरात का मतलब क्या होता है? दान देना दोस्तों। जैसे कई बार कुछ लोग पैसे मांगते हैं अपने मेहनत के ही और लोग नहीं देते, तो लोग कहते हैं कि क्या मैं कोई खैरात मांग रहा हूं जो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, ये मेरे मेहनत का पैसा है। तो खैरात का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट दान देना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पैसा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? खैरात। तो इसने गरीबों, विधवाओं, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो इसने मुस्लिम, गरीब, अनाथ और विधवाओं को दान देने के लिए ये विभाग खोला था। स्पेशली इसमें मुस्लिम, गरीब, विधवाओं और अनाथों को ही दिया जाता था दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा इसने और कौन सा विभाग खोला? तो अगर हम बात कर लें तो दीवाने बंदगान पहले देख चुके हैं, दीवाने खैरात हमने देखी। उसके बाद दारुल, तो शॉर्ट में बोल देते हैं अपन दारुल सफा। सीधा सीधा लिख दूं तो दारुल सफा, इसने एक चिकित्सालय अस्पताल खोला और ये अस्पताल भी मुस्लिम गरीबों के फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए खोला गया था। पर इसकी भी वही शर्त थी कि वो गरीब, विधवा या अनाथ मुस्लिम ही होने चाहिए। तो ये प्रमुख प्रमुख विभाग किसने खोल दिए? आपके फिरोज शाह तुगलक ने खोल दिए। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का एक प्रधानमंत्री था दोस्तों। कौन था इसका एक प्रधानमंत्री? किसका प्रधानमंत्री है ये? फिरोज तुगलक का, जिसका नाम था खाने जहां तेलंगानी। खाने जहां तेलंगानी, तेलंगाना का रहने वाला था दोस्तों। कहां का रहने वाला था? तेलंगाना का रहने वाला था। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या बात थी कि इसे विवाह करने का बड़ा चाव था। कहते हैं कि इसकी 1000 प्लस लीगल वाइफ्स थी दोस्तों। खैर, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहा हूं कि इसका मकबरा, तो दिल्ली में खाने जहां तेलंगानी का दिल्ली में मकबरा बनाया, जिसकी विशेषता ये थी अष्टकोणीय। तो सल्तनत काल या किसी भी काल में बना अष्टभुजाकार या अष्टकोणीय मकबरा किसका था? खाने जहां तेलंगानी का था। कहते हैं दोस्तों फिरोज तुगलक के समय जितने भी सुधार हुए थे वो सारे के सारे सुधार किसने किए? आपके खाने जहां तेलंगानी के नेतृत्व में ही ये सारे सुधार हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, इतिहासकार हुए एल फिंस्टन। क्या नाम है? एल फिंस्टन है दोस्तों। तो बात करते हैं कि उन्होंने इसे क्या कह दिया। ठीक है। उन्होंने इसे सल्तनत कालीन अकबर की संज्ञा दी थी। तो किसने दी इसे सल्तनत कालीन अकबर की संज्ञा? इतिहासकार एल फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा। ठीक है। क्या कह दिया? ठीक है। और इस बात का समर्थन और किसने किया? एल फिंस्टन ने जो कुछ कहा, इस बात का समर्थन एक अंग्रेज इतिहासकार ने किया जिसका नाम था एलियट। यानी हम कह सकते हैं कि एलियट और एल फिंस्टन ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा था दोस्तों। तो इस प्रकार का था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में अपन बात करते हैं, फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई, कब हो गई? 1388 में। उसके बाद उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी आए दोस्तों वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए सल्तनत काल में तुगलक वंश धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो गया। तो इसके बाद शासक बना गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। लेकिन इनका कोई विशेष शासन नहीं माना जाता है। मुख्य जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, वो क्या? इसके समय इसने क्या किया? कबीरुद्दीन का मकबरा बनाया दोस्तों। गयासुद्दीन सेकंड ने क्या किया? कबीरुद्दीन का मकबरा बनाया। किसका मकबरा बनाया? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा।
तो कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया और इसका जो गुंबज है दोस्तों वो है लाल गुंबज। कैसा गुंबज है? लाल गुंबज। तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें से। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है, क्या नाम है? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका समय शुरू होता है 1394 से दोस्तों, 1394 से, और ये चलता है 1212 तक। कब तक चलता है? 1212 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके समय महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुई देखते हैं फ्रेंड्स। 1398 में, इसी के काल में 1398 में भारत पर महान तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि तैमूर का आक्रमण किस काल में हुआ? तो हम कह सकते हैं तुगलक काल में हुआ। और तुगलक में किस शासक या बादशाह या सुल्तान के काल में हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसी के समय स्वतंत्र हुई रियासतें, और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फिर हम बात करें कि इसी वंश में काउंट होता है, लेकिन अंतिम शासक इसी को कहेंगे। कौन होता है? क्या नाम है उसका? दौलत खां। तो तुगलक वंश के अंतिम समय में शासक बना दौलत खान, जो कि एक लोधी था, अफगान था दोस्तों। इसका शासनकाल है 1412 से 1414 में। तो एक काउंट तो तुगलक काल में ही होता है, लेकिन ये अफगान था, इसलिए इसको हम आपके तुगलक काल का अंतिम शासक नहीं मानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक अफगान था। तो इसी के साथ समाप्त हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद में अगला वंश और आता है जो ज्यादा डिटेल नहीं है, इसको आज ही देख लेते हैं अपन। सैयद वंश। सैयद वंश का शासन शुरू होता है 1414 से, जो चलता है 1451 तक। 1414 से 1451 तक चलता है दोस्तों। और इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था खिज़र खां। खिज़र खां अपने आप को सुल्तान नहीं और ना ही ये सुल्तान की उपाधि का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इस खिज़र खां में से? पहली चीज, ये अपने आप को मोहम्मद साहब के परिवार से संबंधित बताते हैं। किसके परिवार से? यहां लिख रहा हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से संबंधित बताते थे नहीं थे, ये बात नहीं कर रहे हैं, पर ये स्वयं अपने आप को कहते थे कि हम मोहम्मद साहब के परिवार के ही हैं, उनके वंशज हैं। ठीक है, इस खिज़र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। तो सुल्तान की उपाधि का प्रयोग इसने नहीं किया दोस्तों। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि का प्रयोग इसने कभी भी नहीं किया है। ठीक है, ये अपने आप को क्या मानता था? ये अपने आप को शाहरुख खान का प्रतिनिधि मानता था, पर आप जो समझ रहे हैं ये वो शाहरुख नहीं है, ये तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था, या यूं कह सकते हैं तैमूर का पुत्र था। तो अपने आप को शाहरुख का उत्तराधिकारी मानता था। अपने आप को शाहरुख का उत्तराधिकारी मानता था दोस्तों, और शाहरुख को नियमित रूप से कर भी भेजता था।
कभी भी ये गद्दी पर नहीं बैठता था और इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की इसने स्वयं ने? हजरत आला। हजरत आला की उपाधि धारण की दोस्तों। हजरत आला का मतलब होता है प्रमुख सेनापति, आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं अपन? हजरत आला का मतलब प्रमुख सेनापति। ठीक है, तो इस प्रकार का व्यक्ति था। कौन था? आपका सुल्तान खिजर खान। ठीक है, चलिए, तो ये इसने प्रमुख प्रमुख बातें थी। एक बार संक्षेप में मैं इनको आपको दोबारा समझा देता हूं फटाफट। तो शहीद वंश की स्थापना खिजर खान ने की। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। ये अपने आप को मोहम्मद साहब के परिवार से संबंधित बताते थे दोस्तों। ठीक है, इसने शाहरुख यानी तैमूर का जो पुत्र है, तैमूर का जो उत्तराधिकारी है, ये अपने आप को उसका क्या मानता था? उत्तराधिकारी नहीं दोस्तों, क्या मानता था? उसका प्रतिनिधि मानता था। तो अपने आप को उसका प्रतिनिधि मानता था और उसे नियमित रूप से कर भी भेजता था। और इसने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला की। कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला की इसने उपाधि धारण कर ली थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो था अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सैयद वंश की भी मुख्य तथ्यों के साथ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हमारे पास सल्तनत काल में केवल एक ही राजवंश बचा है जिसकी बात करेंगे अपन, लोधी, और उसके बाद में अपन देखेंगे मुगल काल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।